हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ अमृता नागर। मैं आपको जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पहले से ही प्रैक्टिकल वर्क में फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट आपको करा चुकी हूँ और आज मैं आपको कराऊंगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड यूनिट का वर्क। ठीक है, जैसे मैं आपको हर एक उसमें बता चुकी हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर कितने आपके उसमें प्रैक्टिकल वर्क है, कितने कौन से सेमेस्टर में। तो मैं इसमें आपको आज फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ, सेकंड भी करा चुकी हूँ और तो आज मैं कराऊंगी आपको थर्ड यूनिट। कौन सी? थर्ड यूनिट का वर्क। जैसे इसमें जेंडर सेंसिटिविटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल बिल्डिंग, एफर्मेटिव एक्शन एंड द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो मैं इसमें टोटली आपको वर्क कराऊंगी। इसमें आपको दिया है मैंने सबसे पहले जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिव लिंग संवेदनशीलता का अर्थ लिंग आधारित भेदभाव और असमानताओं को समझने और समाज में सभी लिंगों के प्रति समान व्यवहार करने की जागरूकता। यह एक ऐसी मानसिकता और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जो कि पुरुषों, महिलाओं और अन्य लिंगों के प्रति समानता और सम्मान और निष्पक्षता निश्चित करता है। देखिए इसके उद्देश्य, लिंग संवेदनशीलता का उद्देश्य क्या है? लिंग भेदभाव को समाप्त करना, समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच उसमें असमानताओं को दूर करना। नंबर 2, समान अधिकार और अवसर। सभी लिंगों को समाज, रोजगार और निर्णय लेने में समान अवसर प्रदान करना। नंबर 3, सम्मान और गरिमा। सभी लिंगों के प्रति सम्मानजनक और संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। नंबर 4, समानता का वातावरण। ऐसा माहौल बनाना जहां लिंग के आधार पर किसी के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें नेक्स्ट उस पर पेज पर आपको बहुत लैंग्वेज में दिया हुआ है जिससे कि आपको अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों को करने में इजी हो। देखिए नेक्स्ट आपका है इसमें लिंग संवेदनशीलता की आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकता इसमें लिंग समानता को समाप्त करना, सामाजिक विकास, भविष्य पीढ़ियों पर प्रभाव एंड इसमें सभी को समान रूप से योगदान देना, उच्च वर्गों को बराबरी का दर्जा देना। सामाजिक विकास में सभी लिंग समान रूप से योगदान देते हैं तो समाज अधिक प्रगतिशील और समावेशी बनता है। एंड नंबर 3 है आपका भविष्य पीढ़ियों पर प्रभाव क्या पड़ता है इसमें? समान आधारित समाज में बड़ा होने की प्रेरणा देता है। भेदभाव और हिंसा रोकना, यह लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को कम करने में मदद करता है। ठीक है, एंड इसको कैसे रोका जा सकता है? लिंग संवेदनशीलता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें है कि इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे किया जाए। स्कूलों में, कॉलेजों में लिंग समानता के पाठ पढ़ाना। नेक्स्ट आपका है कि रोजगार के अवसर, सभी लोगों को रोजगार के अवसर और अधिकार देना। मीडिया की भूमिका क्या होती है? देखिए इसमें कि लिंग आधारित रूढ़ियों को तोड़ना और समानता के संदेश देने वाली सामग्री प्रसारित करना। नीतियां और कानून क्या है? लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए मजबूत कानून और नीतियां लागू करना। नंबर 5, प्रशिक्षण और जागरूकता। लिंग संवेदनशीलता पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग आयोजित करना। इस पे ट्रेनिंग मतलब कि इसमें अवेयरनेस लेकर के आना, इसमें न्यू न्यू प्रशिक्षण, अन्य जगहों पर ट्रेनिंग के अनुसार आपको वर्कशॉप आयोजित कराना चाहिए कि इसमें कैसे हम अवेयर हो सके अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड द नेक्स्ट आपका है इसमें इसके समाज पर क्या प्रभाव है? लिंग संवेदनशीलता का समाज पर प्रभाव क्या है? इसमें इसके समानता का माहौल, समाज में समान अधिकार और सम्मान का माहौल बनता है। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे, मतलब महिलाओं को उनके अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। रचनात्मक विकास, सभी लिंग जब समान रूप से योगदान करते हैं तो उसमें संपूर्ण उसका विकास तेजी से होता है। ठीक है, इसमें मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें विविधता में एकता का अर्थ इन विभिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा, धर्म, परंपरा और जीवन शैली के होते हुए भी लोग एकजुट और सामंजस्य पूर्ण रूप से रहते हैं। यह विचार मानव समाज में सहिष्णुता, सहयोग और सामूहिकता को बढ़ावा देते हैं। इसका महत्व विशेष रूप से भारत जैसे देशों में देखने के
को मिलता है, जहाँ भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद लोग एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका इसमें दिए गए हैं इसके उदाहरण, जैसे अलग अलग तरीके से मैंने इसमें उदाहरण दिए हैं। इसमें भारत में अलग अलग भाषाएं हिंदी, तमिल, बंगाली, गुजराती आदि बोलने वाले लोग एक ही राष्ट्र के नागरिक हों। जैसे विभिन्न धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं। क्षेत्रीय पोशाकों और खान पान पर में अंतर होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि विविधता में एकता किसी प्रकार से समाज की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जब लोग अपनी जिम्मेदारियां के अनुसार ही मतलब उसकी अपनी अलग अलग विभिन्नताओं का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हमारे देश मजबूत होता है। ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र निर्माण। ठीक है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ किसी देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप में समाज और समृद्ध बनाना है। यह प्रक्रिया नागरिक को सरकार और संस्थानों के सहयोग से होती है, जिसमें सभी का उद्देश्य एक सशक्त, समृद्ध और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना होता है। इसमें इसके घटक देखिए, इसके इसके घटक क्या है। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख घटक: शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का आधार है। शिक्षित नागरिक न केवल अपने जीवन को सुधारते हुए बल्कि राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। नंबर 2, आर्थिक विकास। आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र की आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और तकनीकी प्रगति आवश्यक है। नेक्स्ट, सामाजिक समानता। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके समानता और समरसता स्थापित करना राष्ट्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 4, राजनीति स्थिरता। एक सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शी और जवाबदेही शासन राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान करता है। नंबर 5, संस्कृति और विरासत का संरक्षण। अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बनाए रखने की जड़ों को मजबूत करता है और नागरिकों में गर्व की भावना विकसित करता है। ठीक है। एंड नंबर 6, राष्ट्रीय एकता। देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत सभी नागरिकों में एकता और देशभक्ति की भावना होनी महत्वपूर्ण है, मतलब आवश्यक है। नंबर 7, युवाओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए। युवाओं की भूमिका: युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, मतलब अपने अपने देश की शक्ति होते हैं। उसमें अपने जो हमारा अपना राष्ट्र होता है उसमें सही दिशा में मार्गदर्शन और सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र निर्माण के महत्व: यह देश को आत्मनिर्भर और स्थिर बनाता है। गरीबी गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम करता है। वैश्विक स्तर पर देश की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नागरिकों में गर्व और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सकारात्मक कार्यवाही, पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन आपका सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ किसी समाज या समूह में मौजूद असमानताओं, भेदभाव और वंचनाओं को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाया है। यह उन व्यक्तियों का समूह को अवसर प्रदान करने का प्रयास है जो ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से बिछड़े हुए हैं। देखिए इसमें समाज में जिस तरीके की कार्यवाही करता पॉजिटिव आपकी एक्शन जो होते हैं, जो उसके उद्देश्य हैं वो हैं, इसके उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना, वंचित और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। सकारात्मक कार्यवाही के उदाहरण जैसे आरक्षण नीति क्या है कि हमारे सभी शिक्षा में, रोजगार और नीतिक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। शैक्षणिक योजनाएं भी गरीब पिछड़े वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा का छात्र या
छात्रवृत्ति दी गई है। शैक्षणिक योजनाओं में मुफ्त शिक्षा मतलब हमारी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को दी गई है। वो मैंने पीछे ही आपको किया है, जिसमें हमारे 6 अधिक मतलब अपने होते हैं शिक्षा का अधिकार में हमारा आता है। उसमें हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण। नंबर 4, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, शिक्षा और रोजगार में उनकी ज़रूरतों के अनुसार विशेष सुविधाएं देना। नंबर 5, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष तरीके से उसकी विकास योजनाएं और अनुदान का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपके हैं सकारात्मक कार्यवाही के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा मिलता है। समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने का अवसर मिलता है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। सभी वर्गों का समाज और देश के उसके इसमें विकास में योगदान बढ़ता है। कि आपका मैंने इसमें अलग अलग तरीके से इसकी कार्यवाही के उदाहरण इसमें किस बेनिफिट्स मैंने इसमें आपको बताए हैं। इसमें इसकी योगदान बढ़ता है। चुनौतियाँ क्या हैं इसकी? सकारात्मक कार्यवाही की चुनौतियाँ। सकारात्मक कार्यवाही कभी-कभी अन्य वर्गों में असंतोष पैदा कर सकती है। गलत कार्यान्वयन में से वास्तविक लाभार्थियों तथा उसकी जो मदद करने में जो हमारी पहुंच होती है, उसमें हमारी जो गलत कार्यवाही जो की जाती है, उसका जो वास्तविक रूप होता है, जो लाभार्थियों के द्वारा जो मदद की जाती है, उसमें जो उसके द्वारा मदद पहुंचाई जाती है, वह उसकी चुनौतियों में हमारा कि उसमें राजनीति क्षेत्र में मदद करती है। नंबर 3, समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकती है यदि उसे उचित तरीके से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ये बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ आपका न्यू टॉपिक है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। सार्वभौमिक मानव अधिकार क्या है? सार्वभौमिक मानव अधिकार आपका इसमें इसके मूलभूत अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल उसके इंसान होने के कारण प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ये अधिकार उसके व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए, उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए व उसको सुरक्षा को निश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। उसकी विशेषताएं, सार्वभौमिक मानव अधिकार की विशेषताएं क्या हैं? सार्वभौमिकता, ये अधिकार हर व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी प्राप्त होते हैं। वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहे, कहीं भी किसी भी देश से दूसरे देश में चला जाए, वह हर किसी उसमें उसको यह अधिकार, उसको यह अपने राइट्स हर जगह हर क्षेत्र में मिलते हैं, है ना। अविभाज्यता, ये अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह किसी एक अधिकार का हनन अन्य अधिकारों पर प्रभाव डाल सकता है। समानता, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है इसमें। समानता सभी के प्रति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को समान धर्म की मतलब उसमें दिए जाते हैं, समान अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, इन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बहुत में दिया है। पर है आपका सार्वभौमिक मानव अधिकार के उदाहरण, एग्जाम्पल। 1948 में संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों और सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म UDHR को अपनाया गया था, जिसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 30
में शामिल है। इसको प्रमुख अधिकार हमारे इसमें है जीवन का अधिकार, जो हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार देखिए क्या है इसमें। इसमें गुलामी, जैसे किसी के प्रति गुलामी या अत्याचार का शिकार नहीं बनाया जा सकता। नंबर 3 है भेदभाव के बिना समानता का अधिकार। सभी की को जाति, धर्म, लिंग या भाषा के बिना समान अधिकार है। उसमें अलग-अलग तरीके से मैंने जैसे अभी भी बताया आपको, बिना किसी भी भेदभाव को हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार। इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी राय रखने और उसमें व्यक्त करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, यह हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसमें श्रम और न्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियों का अधिकार। इसमें हर एक व्यक्ति को उचित वेतन और काम के बेहतर स्थिति का अधिकार है। हम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में अगर न्याय स्थिति में अगर वो कहीं पर भी नौकरी पाना चाहता है, वो उसमें श्रम मतलब उसमें है कि किसी भी में कठिन कार्य करता है और उसमें मेहनत के द्वारा ही उसको वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार ही उसको अधिकार प्राप्त है। नंबर 7 आपका है स्वास्थ्य और कल्याण का अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। नंबर 8 संघ और संगठन का अधिकार। यह व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से संगठनों में शामिल होने का अधिकार है। इसमें हमारे अलग अलग तरीके से इसके महत्वपूर्ण तरीके से इसको सार्वभौमिक अधिकारों का महत्व भी बताया गया है। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, जैसे सभी इंसानों की उसकी मूलभूत गरिमा प्रदान करता है। नंबर 2 समानता का अधिकार, यह भेदभाव को रोककर सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। नंबर 3 शांति और न्याय का अधिकार, ये अधिकार समाज में शांति, स्थिरता और न्याय की स्थापना करते हैं। वैश्विक एकता, यह विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। सार्वभौमिक मानव अधिकारों की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे करते हैं, जैसे युद्ध, आतंकवाद, जाति, हिंसा और असमानता। नंबर 2 आर्थिक और सामाजिक असमानता। नंबर 3 कुछ देशों में तानाशाही और निरंकुश शासन। नंबर 4 भेदभाव और असहिष्णुता। ठीक है, तो इसमें आपका ये ख़त्म होता है। इसमें अभी सभी मैंने आपको दिया हुआ है सभी का, तो आप उसे बहुत अच्छे से करेंगे अपने सभी यूनिट्स के वर्क को, और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसमें अभी, लेकिन उससे पहले आप उसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अपने नेक्स्ट उसमें मैं आपको यूनिट 4 का वर्क कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।